हेलो बच्चों। तो आज पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को। किसको? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी हमारे बॉडी में कौन से फ्लूइड होते हैं, उनका सर्कुलेशन कैसे होता है। इसमें मेनली हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड कितने टाइप के होते हैं, ब्लड का कोएगुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। ब्लड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ब्लड, सबसे पहले तो ब्लड क्या होता है ये चीज़। लिम्फ टिश्यू, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ, या जिसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फ या उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। दूसरा, सर्कुलेटरी पाथवे, इनका सर्कुलेटरी पाथवे क्या क्या होता है, कैसे हमारा ब्लड जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसा? डबल सर्कुलेशन। और हम सिंगल सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद से रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हो गया। उसके बाद से डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये लास्ट वाला हमारा रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में निपटा दें। ठीक है, तो ये आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। मतलब कि सारे सेल्स को किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और अदर इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनकी, और जो कि उन्हें क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। आल्सो द वास्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, जो वास्टफुल सब्सटेंस है ना, जो वास्ट सब्सटेंस है, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो भी क्या होते हैं हमारे बॉडी में? प्रोड्यूस होते हैं। उनको क्या किया जाना चाहिए? हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। हेल्दी फंक्शनिंग हो हमारे बॉडी में। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होती हैं, बॉडी के लिए वो टॉक्सिक का काम करती हैं। वैसे तो पहले रहेंगी तो फ़ायदेमंद है, ज़्यादा देर तक रहेंगी तो वो टॉक्सिसिटी का काम करने लगती है। उसीलिए उन्हें कंटिन्यूस रूप से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है, ताकि जो फंक्शनिंग है हमारे बॉडी का ना, जो टिश्यू का फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, अब देखिए, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movements of the substances to the cells and from the cells। कहाँ से? सेल्स के द्वारा इनको एक इफिशियंट मैकेनिज्म के द्वारा बाहर निकाला जाता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। जैसे डिफरेंट एनिमल है तो उसके पास डिफरेंट क्या रहेगा? मैकेनिज्म रहता है। डिफरेंट हमारा ग्रुप ऑफ एनिमल है, अलग अलग हमारे एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग स्पीसीज के हो गए, उनके पास क्या होगा? डिफरेंट मेथड होता है इसके लिए। कोई अपने बॉडी सरफेस के द्वारा निकाल दे रहा है, तो कोई किसके द्वारा निकालता है? किडनी के द्वारा इनको क्या करता है? एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पंजेज एंड सिलेंट्रेंस सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस। यानी जो हमारे सिंपल है ना, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे स्पंजेज हो जाते हैं और सिलेंट्रेट। जैसे हम लोग जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पहले पोरीफेरा फिर सिलेंट्रेटा। तो जो ये दोनों होते हैं, जो स्पंजेज जिन्हें हम पोरीफेरा बोलते हैं, और जो सिलेंट्रेट्स, ठीक है, नाइडेरियंस, ये स्पंजेज हो जाते हैं जो हमारे पोरीफेरंस, और जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनमें जो हमारा सर्कुलेशन होता है वाटर का, वो कहाँ से होता है? सराउंडिंग के थ्रू, उनके बॉडी कैविटी के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू? बॉडी कैविटी के थ्रू होता है। जो एक्सचेंज होगा बॉडी कैविटी और वाटर के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ठीक है, जो मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? स्पेशल फ्लूइड का यूज करते हैं। यहाँ पे तो पानी था, हमारे स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में पानी था, और यहाँ पे कुछ स्पेशल फ्लूइड्स हो जाते हैं। ठीक है, उन फ्लूइड को क्या बोला जाता है? ब्लड। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए जो हायर ऑर्गेनिजम्स है ना, जो हमारा सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, जो हमें एक्सक्रीशन भी करना है, तो उसके लिए क्या है? जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। जैसे कि हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन? आप एनेलिडा ले लीजिए, आर्थ्रोपोडा जिसमें कलरलेस ब्लड होता है, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, सारी ये सब की इनके पास जो होता है ना, मोस्ट कॉमन यूज्ड हमारा बॉडी फ्लूइड रहता है, वो ब्लड होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? लिम्फ हो सकता है। लिम्फ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, देखिए यहाँ पे लिखा गया, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड होता है। क्या करता है ये? आल्सो हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ये कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं।
कुछ सब्सटेंस का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे एक सेल से दूसरे सेल में। मान लीजिए अपनी एक सेल थी, ये अपनी एक सेल थी, ठीक है, और ये अपनी एक यहाँ पे एक दूसरी सेल थी, ठीक है। अब यहाँ से किसी भी सब्सटेंस को इससे यहाँ पे लेके जाना है तो उसके लिए क्या पाया जाता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म पाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ से जो सब्सटेंस रहेगा इस वाले सेल्स में, जैसे इस सेल से इस वाले सेल्स में अपना जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेशल मैकेनिज्म होगा और उस मैकेनिज्म में कुछ एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जो कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स हो गया चाहे जो गैसेस हो गई उसको इस वाले में लेके जाएगा, ठीक है, लेके जाएगा। तो उसके लिए जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके लिए क्या पाया जाता है, ब्लड होता है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल्स में न्यूट्रिएंट्स हो गए उनको लेके जाने का काम करता है अपना, ठीक है। मान लीजिए एक सेल था, सेल नंबर 1 था अपना, ये सेल नंबर क्या हो गया 2, तो हमें 1 से 2 में जाना है, लेके किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमारा मेन क्या होता है, ब्लड होता है, और उसके अलावा एक लिम्फ भी होता है जिसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, लिम्फ होता है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अपना, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ब्लड। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, थोड़ा डिटेल में जाएंगे अब इस ब्लड के अंदर, ठीक है। इसका कोएगुलेशन कैसे होता है, ये इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, किस किस से मिलके ब्लड अपना बना होता है, ये चीज़। अच्छा, आपको जब आप कहीं भी, जैसे आप कहीं भी ब्लड का नाम सुनते होंगे तो आपके मन में सिंपल सा ख्याल आता होगा कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक 55%, अब बताइए कौन सा 55% किसका कंपोजिशन, और एक होता है 45%, ठीक है। देखिए जो 55% रहेगा वो क्या होता है, अपना प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उसके अलावा जो होगा, जो 45%, वो हमारी क्या होती हैं, सेल्स होती है, फार्म्ड एलिमेंट जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोल देते हैं, फार्म्ड एलिमेंट, जैसे कि WBC, उसके अलावा RBC, उसके बाद क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं अपनी, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। अब देखिए, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। प्लाज्मा, देखिए, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, और एक दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, फार्म्ड एलिमेंट। जो हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स है वो क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा चीज़ हमारा क्या होता है, फार्म्ड एलिमेंट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है फिर भी हाँ ठीक ठाक दिया गया है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, स्टार कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। देखिए प्लाज्मा कैसा होगा, एक स्टार कलर्ड का, कैसा, स्टार कलर्ड का, ठीक है, और विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड 100% था, उसमें से जो 55% कंपोजिशन था वो किसका था, प्लाज्मा का था। अब इस प्लाज्मा के अंदर मान लीजिए हमारा 55% प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा के अंदर देखिए 92% क्या होते हैं, 92% क्या होता है, वाटर होता है। इसमें 92% वाटर हो गया, और जो 6 से 8% बच जा रहा है अपना, वो क्या होता है अपना, 6 to 8% क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं। कौन, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कितने प्रोटीन्स होते हैं, 3 प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइब्रिनोजन लिख दे रहे हैं हम, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, और एक होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन हो जाता है अपना, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स होते हैं। ये मेजर अपने प्रोटीन्स होते हैं 3, ठीक है। ये मेजर अपने क्या होते हैं, 3 प्रोटीन्स होते हैं। पहला तो अपना जो ब्लड था, ब्लड में 2 चीज़ था, क्या, पहला था फार्म्ड एलिमेंट, दूसरा था अपना प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है कि स्टार कलर्ड का और विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके पास 55%, जो कि हमारे ब्लड का कंपोजिशन होता है 55%। अब इस 55% प्लाज्मा में से जो 90 से 92% भाग होता है वो अपना वाटर होता है। उसके अलावा जो 6 to 8% हमारा भाग बच जाता है वो हो जाता है अपने 3 प्रोटीन्स हमारे, वो क्या हो जाते हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं। कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग आर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन का काम होता है ना, सिंपल कोएगुलेशन कराता है ब्लड का। आगे अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा,
ठीक है ना। फाइब्रिनोजन का कैसे, फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में, कैसे ब्लड को कोएगुलेट करेगा, वहाँ में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी देखेंगे। तो फाइब्रिनोजन का आवश्यकता होता है किसके लिए, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए। आप लोग एक चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोएगुलेटिंग पावर, सुने कि नहीं नाम, कोएगुलेटिंग, बता देते हैं हम थोड़ा सा। कोएगुलेटिंग पावर एक होता है क्या, कोएगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बताइए। कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा, कोएगुलेशन फैक्टर जो होता है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना, ठीक है, रेट ऑफ कोएगुलेशन। यदि कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेटिंग पावर उसका कम है तो जो कोएगुलेशन का रेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो कोएगुलेटिंग पावर यदि कम है तो जो रेट ऑफ कोएगुलेशन है ना, रेट ऑफ कोएगुलेशन वो क्या हो जाएगा अपना, अगर ये कम है तो ये अपना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। देखिए फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। अब इसका तो कोएगुलेशन में हो गया। दूसरा चीज़ देखते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं किस में, डिफेंस मैकेनिज्म में ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन्स आर हेल्पिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं ना वो कितने होते हैं, वो कितने होते हैं बताइए आप, कितने होते हैं ग्लोबुलिन्स। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, IgG, IgA, इसके अलावा शायद IgM, IgG, IgD होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे एल्ब्यूमिन्स होते हैं, जो कि ग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प करते हैं। जैसे IgA हो गया, IgA किस में पाया जाता है, अपने कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। IgA किस में पाया जाता है, कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, ठीक है, उस समय। और Ig जो E होता है वो कहाँ पे काम करता है, एलर्जी के समय, एलर्जी के समय जैसे रिलीज होता है, ठीक है ना, एलर्जी के समय, ठीक है, एलर्जी IgG। और जो हमारा ये मोस्ट कॉमन IgM होता है, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम 2+, SO3 एंड क्लोरीन ETC। यही क्या करते हैं, अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं, ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस हो गया उसको बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, सोडियम पोटेशियम बैलेंस के लिए। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स, लिपिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। मिनिमम 1 से 2% भाग में ही होते हैं प्लाज्मा के। प्लाज्मा के कितने भाग में, 1 से 2% भाग में। जैसे हमारा 90 to 92%, हमारा ऐसा मानिए कि 90 to 92% भाग में पानी होता है, और 6% में मान लीजिए कि हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोटीन्स हो जाते हैं। उसके अलावा जो 1 से 2% बच जा रहा है उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयन, SO3-, क्लोरीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। अब देखिए फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो हमारे कोएगुलेटिंग फैक्टर्स है जो कि ब्लड को क्या करेंगे, कोएगुलेट कराएंगे। जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स है ना, जो ब्लड को कोएगुलेट कराते हैं, जो ब्लड के में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। जैसे ब्लड में मेनली प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट कोएगुलेटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। यदि आप प्लाज्मा में से क्या निकाल दे रहे हो, फाइब्रिनोजन को निकाल दे रहे हो, जो मेन हमारा फाइब्रिनोजन है ना, फाइब्रिनोजन है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड आपको हम बताते हैं। देखिए जो हमारा ब्लड का कोएगुलेशन है हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ बस आप रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था अपना, मान लीजिए कोई आपकी आर्टरी वेन थी, यहाँ पे कट गया, यहाँ से ब्लड क्या हो गया, बाहर आने लगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आ जाते हैं क्या, फाइब्रिनोजन्स, ठीक है। अपना आ जाएगा यहाँ पे फाइब्रिनोजन, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रिनोजन आके फाइब्रिनोजन का क्या बना लेता है, जाल बना लेता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आ जाएगा, मतलब इसमें ब्लड है ना, तो ब्लड के अंदर से क्या आ जाएगी, अपनी प्लेटलेट्स आ जाते हैं, क्या, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। और प्लेटलेट्स के साथ साथ प्लस कैल्शियम आयन, क्या, कैल्शियम आयंस, ये तीनों चीज़ें अपने कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन अपना क्या था, फाइब्रिनोजन था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन्स के जाल में, किस में, फाइब्रिन्स में, ठीक है। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो गया किस में, फाइब्रिन्स में। अब फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एक सेकेंड है, हाँ, थ्रोम्बिन की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी एंजाइम, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन कैसे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से। किससे, इनएक्टिव एक प्रोथ्रोम्बिन होता है, कौन, इनएक्टिव
थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें थी ना अपनी, ये जो सारी चीज़ें थी ना एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ ब्लड लॉस हो रहा था, यहाँ पे फाइब्रिन आता है अपना जाल बना लेता है, उसके साथ प्लेटलेट्स भी आती हैं जो कि मेगा कैरियोसाइट सेल से बनती हैं। जो हमारे मेगा सेल्स हैं या जाइंट सेल होते हैं ना, कौन से जाइंट सेल, GIAN, जाइंट सेल्स या मेगा कैरियोसाइट सेल्स, उनसे क्या बनते हैं, अपने प्लेटलेट्स बनते हैं। उनके फ्रेगमेंटेशन से हमारे उन्हीं के फ्रेगमेंट होते हैं। जो हमारे मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं ना, जाइंट सेल है, उन्हीं की फ्रेगमेंट्स होती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आती हैं यहाँ पे फाइब्रिन्स के पास, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन गया, उसके साथ साथ कैल्शियम आयन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग जब एक रोग, एक डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, हीमोफीलिया के बारे में, हीमोफीलिया एक हीमोफीलिया डिजीज होता है जिसमें कैस्केड प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, नहीं हो पाता है। कहाँ पे, लीवर में। देखिए कैस्केड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इफेक्ट होता है, अफेक्टेड, एक सेकेंड, अफेक्टेड, ठीक है ना, ये अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का क्लॉट होता है वो नहीं बन पाता है, और एक छोटा सा सिंपल सा भी कट लगने पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यह एक केस होता है हीमोफीलिया का, जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है अपना, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड का क्लॉटिंग था। अब आते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसके बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। अब देखिए इरिथ्रोसाइट्स, एक सेकेंड, ए मार्कर मेरा कहाँ, हाँ ये erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called the formed elements। इरिथ्रोसाइट्स हमारा कौन हो गया, RBC हो गया, इरिथ्रोसाइट हो गया कौन, RBC। हमारा ल्यूकोसाइट कौन हो गया, WBC। और ये प्लेटलेट्स को क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। अब देखिए ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, अपने फॉर्म्ड एलिमेंट। यही तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। यही तीनों क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। यही तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। अब देखिए हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, और जो कि 45% होते हैं। अब देखिए इरिथ्रोसाइट यानी RBC। अरे यार ये अच्छे से लिख क्यों नहीं रहा है, RBC, ठीक है ना। RBC के बारे में पढ़ते हैं। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एबांडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। जो RBC होती है ना, मोस्ट एबांडेंट होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। एक एडल्ट ह्यूमन में कम से कम 5 से 5.5 मिलियन हमारे RBC होते हैं। 5 to 5.5 मिलियन मतलब कितना हो गया, 50 से 55 लाख। कितना, 50 से 55 लाख, ठीक है ना, 50 से 55 लाख, अरे यार सॉरी, लाख, ठीक है ना, 50 से 55 लाख होता है। तो कि क्या पाई जाएंगी, पर MM³ ऑफ द ब्लड। जो हमारा पर MM³ ऑफ द ब्लड रहता है ना, उसमें जो 50 से 55 लाख यानी 5 से 5.5 मिलियन हमारी RBC होती हैं, जो कि मोस्ट एबांडेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। RBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। जो हमारे रेड बोन मैरो सेल्स होती है उनमें हमारी क्या बनती है, RBC बनती है। और RBC में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। हमारा देखिए फ्रॉग है ना, हम यदि फ्रॉग और मैमल की बात करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया अपना, एक सेकेंड, फ्रॉग को फ्रॉम लिखा रहा है, फ्रॉग में जो एडल्ट RBC है, एडल्ट RBC, उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वही यदि ह्यूमन की बात करते हैं, एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, तो RBC में क्या रहेगा, न्यूक्लियस अपना क्या रहेगा, अब्सेंट रहता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, ठीक है। और जो अपना कैमल होता है ना, उसमें भी न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट, प्रेजेंट होता है। एक सेकेंड, हाँ, कैमल में भी न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। कैमल में भी अपना न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये चीज़ लिख लीजिएगा कि जो एडल्ट जो हमारे कैमल होते हैं ना, उनके भी RBC में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस अब्सेंट क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ऑक्सीजन है ना, उनका ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, और जो RBC का शेप है वो कैसा होता है, बाइकनकेव शेप का। बाइकनकेव शेप कैसे बनता है, एक सेकेंड, ये हाँ, बाइकनकेव। देखिए हम लोग जब लेंस पढ़ते हैं, आप चाहे मिरर, देखिए यहाँ पे बाइकनकेव बन गया कि नहीं बन गया, केव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे केव बन रहा है कि नहीं बन रहा है अपना, ये
और 2 केव हो गया तो बाइकनकेव हो गया कि नहीं हो गया। आप जब गोल करके इसको देखिएगा ऐसा ही दिखेगा ऐसा, ठीक है ना, बाइकनकेव शेप का होता है अपना आरबीसी। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। और इसके पास ये रेड कलर की होती है, जो आरबीसी होती है रेड कलर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। एक हेल्दी जो इंडिविजुअल है उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है इवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। जो अपना इवरी 100 ml ऑफ द ब्लड है ना, जैसे आप एक सैंपल ले लीजिएगा, 100 ml ऑफ ब्लड ले लीजिए, आप किसी व्यक्ति का 100 ml ऑफ ब्लड ले लीजिएगा, उसमें जब आप मीजर करेंगे कि कितना हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है तो वो आपको पता चलेगा कि 12 से 16 ग्राम होता है। दी मालिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। क्या करते हैं ये? अपने साथ जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं वो सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। कैसे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन बना के, ठीक है ना, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं उनके साथ आरबीसी अपनी क्या होती है? जुड़ जाती है। जो अपने हीमोग्लोबिन होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होती है उनके साथ अपनी ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ जाती है। कहाँ पे? एल्वेलाई के पास। जो अपना हीमोग्लोबिन रहता है वहाँ पे आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ अपने ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे एल्वेलाई के पास, और वही फिर हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू चला जाएगा। कहाँ पे? ब्लड, आरबीसी के अंदर ब्लड के थ्रू होते हुए चला जाएगा टिश्यू के पास, और फिर जो टिश्यू के यहाँ जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको फिर वापस एल्वेलाई के पास लेके आता है 20 से 25%, ठीक है। और ये 97% अपने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर वहाँ पे तो वहाँ पे पता चलेगा। These molecules play a significant role in the transport of the respiratory gases. RBC have an average life span of 120 days. कितनी होती है आरबीसी की एवरेज लाइफ? 120 दिन होती है। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती है अपनी स्प्लीन में, जिससे हम क्या बोलते हैं? ग्रेयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ग्रेयार्ड ऑफ द आरबीसी, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। अब देखिए, अब ल्यूकोसाइट के बारे में देखते हैं। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? इनको वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये कलरलेस होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन क्या रहता है? अब्सेंट रहता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन अब्सेंट रहता है। अच्छा देखिए, ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ गया अपना ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोल देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? एल्वेलाई के पास, एल्वियोलाई के पास। देखिए क्या टिप रहे हैं, क्या टिप आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एल्वेलाई के पास में, याद कर लीजिए सिंपल, एल्वेलाई के पास में। और ये फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके चला जाता है? टिश्यू के पास में। और टिश्यू के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस स्थिति में ये होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है ना तो छोड़ता नहीं है जल्दी, इसका डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, और अपना ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है उस केस में, ठीक है। और वहाँ पे ब्रेन को और किडनी उडनी को हमारा इफेक्ट डालता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन, फिर यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है अपना। ये चीज़ उसमें हम लोग पढ़े थे। अब इनको WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इन लेसर नंबर में से कि कितना 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ द ब्लड। वहाँ पे कितना था? 5 to 5.5 मिलियन, यानी 50 से 55 लाख था, लेकिन यहाँ पे 6 से 8 ही हज़ार होते हैं पर MM³ ऑफ द ब्लड, और न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और हमारा हीमोग्लोबिन भी इसमें अब्सेंट होता है। चाहे तो हम अंतर यहाँ पे लिख सकते थे, डिफरेंस, लेकिन कोई मतलब है नहीं, आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ल्यूकोसाइट जनरली क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, 1 से 2 वीक तक इनका लाइफ स्पान हो सकता है। वी हैव द 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, जिनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे प्रेजेंट है कि नहीं ग्रेनुल्स? देखिए इस बेसोफिल्स में, साइनोफिल्स में, यहाँ पे बेसोफिल्स में और अपना न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में। तो इनमें ग्रेनुल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ग्रेन्यूल्स
ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, इनमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या हो गए, अब्सेंट हो गए अपने, ठीक है। इनमें ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि जो हमारे WBC होते हैं ग्रेनुलो और ये ग्रेनुलोसाइट, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया अपना, एसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स हो गया, ये डिफरेंट टाइप के ग्रेनुलोसाइट होते हैं जिनमें ग्रेनुल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं जिनमें ये ग्रेनुलोसाइट मतलब जिनमें ग्रेनुल्स क्या रहेंगे, अब्सेंट रहते हैं। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबार्डेंट सेल्स, जो न्यूट्रोफिल होता है ना सबसे ज़्यादा, जैसे आरबीसी सबसे ज़्यादा मोस्ट एबार्डेंट थी, वैसे इस ल्यूकोसाइट WBC में ये अपना न्यूट्रोफिल होता है। कितना होता है, 60 to 65% टोटल WBC का। बेसोफिल सबसे लिस्ट होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, पहले यहाँ पे न्यूट्रोफिल था 60 to 65%, इनका न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स इनका 6 to 8% क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल्स होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे मत समझिए, न्यूट्रोफिल 60 to 65% और जो मोनोसाइट्स होते हैं कितने होते हैं, 6 to 8% होते हैं। ये क्या होते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। जो फॉरेन बॉडी आएंगी ना बैक्टीरिया की, उनको खाने का काम करते हैं। डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स इंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल्स क्या करते हैं, तीन चीज़ सेक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। हिस्टामिन एलर्जी के समय, और हिपैरिन कब, जब ये एक तरह का क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है। ये क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, ये एंटी कोएगुलेंट होता है अपना, ठीक है, हिपैरिन। अब देखिए ये इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। एसाइनोफिल्स 2 से 3% रेजिस्ट इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का काम करता है अपना एसाइनोफिल्स, जो कि एसोसिएटेड होता है किससे, एलर्जिक रिएक्शंस से, ठीक है। जो हमारा एसाइनोफिल्स देखिए, ए से एसाइनो, ए से एलर्जी, ऐसे याद कर लीजिए, एसाइनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन से। अब आते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स पे। इसका 20 से 25% दो टाइप के होते हैं। देखिए जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो कितना होता है, 20-25%, 20 to 25% होता है। और ये दो मेजर टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स दोनों का काम क्या क्या होता है, देखिए जो हमारा बी टाइप का है ना, जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या प्रदान करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब आप लोग बताएंगे, बताइए। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। जो हमारा एंटीजन आएगा ना, बैक्टीरिया जो एंटीजन आता है उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जो टी लिम्फोसाइट होता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है वो क्या प्रदान करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है, मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। एक सेकेंड, अरे यार सॉरी, इम्यूनिटी, ठीक है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कब, जब आर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब, चाहे जो फॉरेन बॉडी है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में टी लिम्फोसाइट अपना क्या करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। और जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये कहाँ पे मेच्योर होते हैं, अपने थाइमस में। कहाँ पे, थाइमस, थाइमस में क्या होते हैं, मेच्योर हो जाएंगे अपने, इन थाइमस दे मेच्योर। अब देखिए लिम्फोसाइट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी। इम्यून रिस्पांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक ह्यूमरल इम्यूनिटी दे रहा है, तो एक सेल मेडिएटेड। अब आते हैं तीसरा, हम लोग प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मैंने बताया ना कि मेगा कैरियोसाइट्स के ये फ्रेगमेंट होते हैं, जो कि एक स्पेशल सेल होता है किसका, बोन मैरो का। जो मेगा कैरियोसाइट है एक स्पेशल सेल होता है बोन मैरो का। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर एम एम क्यू ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है उसके पास कितनी अपने ब्लड होती हैं, कितनी होती हैं, मतलब ये प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है उसमें, पर 100 mm³ ऑफ द ब्लड, पर 100 mm³ ऑफ द ब्लड, मतलब पर mm³ ऑफ द ब्लड, मतलब पर mm³ ऑफ द ब्लड, पर mm³, 100 क्यों नहीं सॉरी, पर mm³ ऑफ द ब्लड में कितना होती है इनकी संख्या थ्रोम्बोसाइट्स की, 1.5 लाख से 3.5 लाख, यानी 1,50,000 to 3,50,000 तक होते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करती हैं जो कि कोएगुलेशन में हेल्प करेंगी,
यदि इनके नंबर में कमी आ जा रही है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएगा, जिससे एक्सेसिव लॉस हो जाएगा हमारे ब्लड का बॉडी से, ठीक है ना। क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एक्सेसिव लॉस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड अपना लॉस हो जाएगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, देखिए as you know blood group of the human will differ in certain aspect through it appears to be similar. Various types of grouping of the blood has been done to such ABO और RH, ABO और RH जैसे हम लोग पढ़ते हैं। पहले अब ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ABO ब्लड ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये RH के बारे में पढ़ेंगे, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव किस में देखा गया, रिसस मंकी वगैरह, ठीक है ना। अब देखिए ABO ब्लड ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अपनी क्या है, आरबीसी है, तो जो इसकी आरबीसी की सरफेस है ना, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस पे होते हैं एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ऐसे याद करिए, यहीं पे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे एंटीजन, जो सरफेस पे क्या हो गया एंटीजन, और अंदर क्या बनती है एंटीबॉडी, ठीक है। सरफेस पे एंटीजन और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी। तो इसके बेस्ड पे ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन्स केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून सिस्टम्स ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। इसके प्रेजेंस या एब्सेंस पे एंटीजन, जो टू सरफेस एंटीजन है ना, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस्ड पे ए और बी में बांटा जाता है। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन्स। अब देखिए एंटीजन किससे बोलते हैं, जो हम अपने आप को क्या मान लीजिए, एक तरह से जन मान लीजिए, आप क्या हैं, जन हैं, व्यक्ति हैं कोई, आप क्या हैं, जन हैं, आपके अगेंस्ट कौन आएगा, एंटीजन। ऐसे हम याद किए थे अपने, जब याद किया था तो एंटीजन, जन मतलब हम जन हैं और हमारे एंटी आएगा क्या, एंटीजन, ठीक है। और वो बाहर से आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी, और उसके अगेंस्ट हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडी, सिंपल। देखिए हम लोग जन है, हमारे अगेंस्ट आएगा क्या जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में जो हमारे प्लाज्मा में प्रोड्यूस्ड होता है, जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी देगा, उसको क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। The distribution of antigens and antibody in the four groups of the blood A, B, AB and O are given in 18.1 टेबल। जो हमारा 18.1 है ना, उसमें इस चीज़ में मतलब इसके बारे में दिया गया A और B, A, B, AB और O के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि आप जानते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो क्या किया जाता है, डोनर का जो ब्लड ग्रुप है ना, उसको केयरफुली मैच किया जाता है, किससे, रेसिपिएंट के द्वारा। जो हमारा डोनर का ब्लड ग्रुप रहता है उसके ब्लड से हम रेसिपिएंट के ब्लड को क्या करते हैं, मैच कराते हैं पहले। उसके बाद से क्या किया जाता है, उसको फिर से मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए रेसिपिएंट्स बिफोर एनी ट्रांसफ्यूजन, उसके मतलब ट्रांसफ्यूजन होने से पहले जो हमारा डोनर का ब्लड ग्रुप है और जो हमारा रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है, उनके बीच में क्या कराई जाती है, मैचिंग कराई जाती है। उनके बीच में क्या कराई जाती है, अपनी मैचिंग कराई जाती है, ठीक है। अब देखिए जिससे कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है ना वो ना हो, जैसे क्या होता है कि ए वाले को क्या देते हैं, ए देते हैं। अगर ए वाले को ए देते हैं और बी ब्लड ग्रुप को क्या देते हैं हम लोग, बी दे सकते हैं, और ए के साथ ओ भी देते हैं और यहाँ बी के साथ ओ दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे अब देखिए जो ब्लड ग्रुप है ना, उसके एंटीजन ऑन द आरबीसी, देखिए उसके जो ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीजन क्या होती है, ए, और एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए बी में एंटीजन ए बी और इसमें नील कुछ यहाँ पे, और ओ में क्या हो जाएगा, नील, यहाँ पे एंटी ए बी हो जाता है। अब देखिए ए को कौन दे सकता है, डोनर ग्रुप ए और ओ, बी को बी और ओ, और ए बी को कौन, चारों, यानी इसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ ब्लड को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल
डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो ए के जो आरबीसी, मतलब यदि आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, ऐसे याद करिए कि यदि आरबीसी पे एंटीजन क्या प्रेजेंट है, ए, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यदि एंटीजन आरबीसी पे जो एंटीजन है वो बी प्रेजेंट है तो हाँ ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और उसका जो उल्टा होता है जस्ट एंटीबॉडी होता है। ठीक है, बॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to persons with any other blood group. Hence, O blood group individual are called a universal donor. ये किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। वही अगर ए भी ब्लड ग्रुप है ना तो वो एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड को, कहाँ से, किसी भी पर्सन से। ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप्स ऑफ द ब्लड, हैंस देयरफॉर दिस पर्सन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। अब हम लोग आरएच ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, आरएच ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मतलब देखिए पहले हम जो ए ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे बी, अब देखिए मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप था, उसको आप क्या लेके दे रहे हैं, ला के यहाँ पे बी दे रहे हैं। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप आप इसको देना चाहते हैं ए को। अब देखिए ए पे क्या पाया जा रहा है, एंटीजन है, और अंदर एंटीबॉडी क्या पाई जा रही है, बी। वहीं बी पे जो एंटीजन क्या पाया जा रहा है, ए, और इसमें एंटीबॉडी क्या पाई जा रही है, बी। ठीक है, एंटीबॉडी, अरे एंटीबॉडी, एंटीजन क्या पाया जा रहा है, एंटीजन क्या पाया जा रहा है, बी, और एंटीबॉडी क्या पाई जा रही है, ए। तो जो ए और बी होते हैं ना, ये मैच नहीं करते हैं तो क्या कर जाते हैं, कोएगुलेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, समझिए, कोएगुलेट कर जाते हैं। अगर वही मिलता तो कोएगुलेट नहीं करते, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अपने आप को रिपेल करते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। अब देखिए आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग ए, हाँ, अनदर एंटीजन, आरएच एंटीजन, जैसे एंटीजन हम लोग ए और बी पढ़े, उसके अलावा एक और एंटीजन होता है, कौन सा, एंटीजन आरएच, आरएच एंटीजन, सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, जो कि सबसे पहले हमारा देखा गया था ना, किसमें, रीसस मंकी में। किसमें, रीसस मंकी में देखा गया था या आरएच एंटीजन। ठीक है, देखिए, इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ द मेजोरिटी, नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस। जो एशिया के लोग हैं ना, जो एशिया महाद्वीप के जो लोग हैं, उनमें 80% जो लोग होते हैं ना, उनके जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पर आरएच एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो जो एशिया के जो 80% होते हैं, 80% पॉपुलेशन है, 80% पॉपुलेशन है, वो क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव है, और जो 20% शेष हैं वो क्या है, आरएच निगेटिव है। क्यों, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे इनके क्या पाया जा रहा है, आरएच एंटीजन पाया जा रहा है। क्या एंटीजन पाया जा रहा है, आरएच एंटीजन पाया जाता है। इसी वजह से क्या होते हैं कि 80% जो होते हैं ना एशियाई पीपल, वो क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव होते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है कि देखिए 80% जो है ना नियरली ह्यूमंस, उनके आरबीसी के सरफेस पे क्या किया गया है, इस आरएच एंटीजन को ऑब्जर्व किया गया है। सच इंडिविजुअल सर्कल आरएच पॉजिटिव, और जिसमें ऊपर नहीं रहेगा उनको आरएच निगेटिव बोल देते हैं। अगर देखिए, अगर एक आरएच निगेटिव पर्सन है, यदि एक्सपोज कर रहे हैं आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से, तो क्या करेगा, एक फार्म कर लेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एक क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसी वजह से देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ए बी ब्लड ग्रुप को तो आप मैच कराते हैं, साथ साथ आप किसको मैच कराते हैं, आरएच को भी मैच कराते हैं, ताकि उसके जो अगेंस्ट में है ना, उसके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी न बने बॉडी में, उसके अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी न बने। एक स्पेशल केस होता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का, चाहे मिस मैचिंग का, जब देखिए वे हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द फीटस। इसमें देखिए क्या होता है ना कि जो हमारी मदर होती है, मान लीजिए उसका जो हमारा ब्लड ग्रुप था वो क्या था, आरएच नेगेटिव था, क्या था, आरएच नेगेटिव, और जो फीटस होता है उसका क्या होता है, पॉजिटिव है। आरएच जो हमारी मदर है उसका आरएच पॉजिटिव हो गया, जो मदर है उसका क्या हो गया, आरएच निगेटिव हो गया, आरएच निगेटिव। और जो अपना फीटस हो गया वो आरएच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय उतना तो नहीं रिस्की रहता है, लेकिन सेकेंड के समय में होता है। तो इसमें क्या किया जाता है ना कि जो सबसे पहले जब हमारा बच्चा पैदा होगा, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का, तो उस समय नर्सेस के द्वारा जब बच्चा पैदा होता है,
ठीक है। तो उस समय क्या किया जाता है ना कि इस मदर को क्या दिया जाता है, NTRH दिया जाता है। क्या दिया जाता है, NTRH दिया जाता है। ठीक है, ये आगे अभी चीज़ आपको मिलेगा इससे बचने के लिए। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड द RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द फीटस। देखिए, RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो दोनों के ब्लड होते हैं, फीटस के और जो मदर के, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाई द प्लेसेंटा। फर्स्ट में क्या होते हैं कि मदर और फीटस का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेपरेट होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के समय एक पॉसिबिलिटी होती है जब क्या हो जाए, एक्सपोजर हो जाए मैटरनल ब्लड का टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। जो अपना फीटस ब्लड है, जो फीटल ब्लड है और जो मदर का ब्लड है, इनके बीच में क्या हो जाए, एक्सपोजर हो जाए, उसका थोड़ा सा चांसेस होता है, कुछ परसेंटेज का क्या होता है, चांसेस होता है। इस केस में क्या किया जाता है कि मदर होती है ना, एंटीबॉडी बनाने लगती है RH एंटीजन के। RH एंटीजन जो था हमारे इसका, देखिए इसका मदर का निगेटिव था, फीटस का पॉजिटिव था, तो फर्स्ट वाले में थोड़ा सा चांसेस होता है कि वो क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मदर क्या करने लगती है, एक अपना जो मदर क्या करने लगती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है। किसके अगेंस्ट में, इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगती है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर निगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ग्रुप ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। अब यदि ये क्या हो गया, बन गया मदर के अंदर, मदर के ब्लड में हमारा एंटीबॉडी जो था RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बन गया, अब उसके बाद से क्या हो गया, RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। RBC यानी क्लॉटिंग हो जाएगा पूरा ब्लड का, RBC अपनी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा क्लॉटिंग हो जाएगा, RBC अपनी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रॉय द फीटल RBC क्या हो जाती है, ख़त्म हो जा सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसको क्या करते हैं, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस कहते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है ना, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है ना, RH एंटीजन दिया जाता है, RH एंटीबॉडी दिया जाता है। ठीक है, NTRH बोल सकते हैं इसे, क्या NTRH। ठीक है, जैसे कि NTRH एंटीबॉडी, एंटीजन यहाँ पे लिखे थे, सॉरी RH एंटी मतलब देखिए एंटीबॉडी रहेगा, RH एंटीबॉडी रहता है, सॉरी यहाँ पे RH एंटीबॉडी दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, दिस कुड बी फाटल टू द फीटस, कुड काज द सीवियर एनीमिया एंड द जॉइंटिस टू द बॉडी। अगर यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है RH निगेटिव का RH पॉजिटिव के साथ में, तो वहाँ पे एनीमिया और जॉइंटिस जैसे पीलिया हो गया और एनीमिया हो गया, ऐसे केसेस हो सकते हैं, ये रोग हो सकते हैं, एनीमिया और जॉइंटिस। इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस बोलते हैं। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि NTRH एंटीबॉडी दिया जाता है, किसको, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के बाद उस मदर को क्या किया जाता है, RH एंटीबॉडी दिया जाता है, RH एंटीबॉडी दिया जाता है। ठीक है ना, NTRH एंटीबॉडी, सॉरी नींद आ रहा है थोड़ा, हम रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 1-1:30 बजे, करीब 1 बज रहा है। ठीक है, देखिए NTRH वहाँ पे एंटीबॉडी दी जाती है, क्या NTRH एंटीबॉडी वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, एक लास्ट हमारा पेज बचा है, इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। कोएगुलेशन, अभी जो हम बताए थे वही था कोएगुलेशन। ठीक है, जो पीछे हम बता दिए, एक बार पढ़ देते हैं। यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर एंड हर्ट योर सेल्फ, जब आप अपना फिंगर को काट मतलब आपका फिंगर कट जाए, चाहे कट कर लें, अपने आप को हर्ट करें, यू वुड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर लॉन्ग टाइम। आपका जो ब्लड होता है लंबे समय तक क्या होता है, फ्लो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्टॉप हो जाता है फ्लोइंग। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। ये कैसे हुआ, देखिए, ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग रिस्पांस टू द इंजरी या ट्रामा। जब हमारा कोई भी इंजरी या ट्रामा हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्या करने लगता है, कोएगुलेशन करने लगता है। यह मैकेनिज्म प्रिवेंट करता है क्या, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक्सेसिव लॉस ना हो अपने ब्लड का हमारे बॉडी से, उसको बचाता है। यू वुड ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड ऑन द साइट ऑफ द कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कटा है ना, वहाँ पे एक क्या बनने लगता है, एक देखिए, हाँ एक देखिए ऐसे करके यहाँ पे कुछ विस्कस जैसा, कैसा एक डार्क कलर का
एक रेडिश ब्राउन कलर का, डार्क और रेडिश ब्राउन कलर का क्या करने लगता है, वहाँ पे स्पॉट बनने लगता है, ठीक है, स्कम बनने लगता है। अब देखिए, इट इज़ द क्लाटर कोएगुलम फार्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड द फाइब्रिन्स। ये जो किसका मिलके बना होता है, फाइब्रिन से मिलके बना होता है। ये एक नेटवर्क होता है किसका, फाइब्रिन का। ये कोएगुलम है ना, जो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोएगुलम। जो ये कोएगुलम है ना, वो क्या होता है, जो ये अपना कोएगुलम होता है वो किससे मिलके बना होता है, फाइब्रिन्स का। ये कोएगुलम होता है फाइब्रिन्स का होता है अपना, ठीक है। विच डेड एंड डैमेज द फार्म एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड्स आर ट्रैप्ड। जो अपना यहाँ पे जाली बन गया ना, तो इसमें अपना जो प्लेटलेट्स होगा आएगा और आके इसी में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा अपना, आएगा इसी में अपना और क्या होगा, फंस जाएगा अपना, ठीक है ना। इसमें प्लेटलेट्स आता है और फंस जाता है, प्लेटलेट्स आता है और फंस जाता है, वही चीज़ लिखा गया, ट्रैप्ड। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन्स in the terms of form another inactive substance present in the plasma called the prothrombin, an enzyme complex thrombokinase required for the above reactions। जैसे हमने आपको बताया था, एक बार और बता देता है। पहले क्या था, फाइब्रिनोजन था अपना, फाइब्रिनोजन था अपना, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, इस पे काम कौन किया, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन किससे बना था अपने, प्रोथ्रोम्बिन से, प्रोथ्रोम्बिन से, प्रोथ्रोम्बिन से। अब प्रोथ्रोम्बिन जो था, ये सारा प्रोसेस, प्रोथ्रोम्बिन ये सारा प्रोसेस था, ये किस एंजाइम की उपस्थिति में हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। एक चीज़ और याद कर लिए, जो ये फाइब्रिनोजन है और जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। और जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है, ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं अपने, ठीक है ना, एक्टिव होते हैं। ये यार इस पर लिख नहीं पाते हैं, लिखना नहीं होता है यार, बहुत छोटा पड़ जाता है लगता है। ये क्या होते हैं, एक सेकेंड, एक्टिव होते हैं अपने, ये अपने दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप यहीं तक आज रहने देते हैं, इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आप इसको कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, एक बार फुल स्पीड में करके और एक ऐसे धीरे धीरे, समझ में आ जाएगा पूरा आपको, ठीक है।